जय हिंद। आज 10th का चैप्टर 1 समझेंगे। पहले एक एक क्वेश्चन लिखेंगे फिर समझाएंगे। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि लिख कर भी समझाएं, लिख कर, या पहले ही से लिख के लाएं और बस समझा दें। तो आज पहला चैप्टर पहले हम एक एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद समझाएंगे। तो पहला देखिए कि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य मतलब काम करके, यानी कार्य करके अपना आजीविका चलाते हैं। उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग काम करके अपना आजीविका चलाते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था को आपको पूछे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थव्यवस्था दो प्रकार के, व्यष्टि या समष्टि। लेकिन संरचना या ढांचा या पूंजी के आधार पर पूछे तो 3 प्रकार के। तो अर्थव्यवस्था के 2 भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला व्यष्टि तथा दूसरा समष्टि। देखिए, अर्थव्यवस्था में किसी एक भाग का अध्ययन करेंगे तो उसे, किसी विशेष क्षेत्र का जो अध्ययन करेंगे उसे व्यष्टि कहते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन करेंगे उसे समष्टि कहते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं समष्टि किसे कहते हैं। व्यष्टि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो व्यष्टि किसे कहते हैं, किसी अर्थशास्त्र में किसी विशेष क्षेत्र का अध्ययन व्यष्टि कहलाता है। अर्थशास्त्र में किसी विशेष क्षेत्र का अध्ययन कीजिएगा तो उसे क्या कहते हैं, व्यष्टि। जैसे आप देखिए, जैसे उपभोग का या प्रति व्यक्ति आय का, तो किसी एक क्षेत्र का अध्ययन कीजिएगा तो क्या कहते हैं, व्यष्टि। और समष्टि किसे कहते हैं, दूसरा समष्टि। समष्टि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो संपूर्ण अर्थशास्त्र का, संपूर्ण बोलिए या समग्र बोलिए, संपूर्ण की जगह पर बोल सकते हैं समग्र, संपूर्ण की जगह पर समग्र बोल सकते हैं, समग्र। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन समष्टि कहलाता है, समष्टि कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संरचना ढांचा के आधार पर अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं। तो संरचना या ढांचा के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के। अगर पूंजी के आधार पर बोले फिर भी 3 प्रकार के। तो अब 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं देखते हैं। कौन कौन, पहला प्राथमिक, दूसरा प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र। पहला प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं,
प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे मछली पालन, कृषि, खेती बाड़ी जैसे हो गया, पशुपालन आदि, मुर्गी पालन। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे मछली पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, खेती बाड़ी, तो इसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। आप समझते हैं द्वितीय क्षेत्र किसे? किसे कहते हैं? तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र। जैसे चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग। देखिए जितना भी उद्योग होगा ना, कपड़ा उद्योग, खिलौना उद्योग, जो भी उद्योग होगा, फैक्ट्री होगा, वो क्या होगा? द्वितीय क्षेत्र होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो बोलेंगे सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे बैंक, रेल, बस, शिक्षक, डॉक्टर, ये सब क्या हो जाए? जैसे शिक्षक क्या करते हैं? आपको पढ़ाते हैं तो सेवा करते हैं। डॉक्टर आपको इलाज करते हैं तो सेवा करते हैं। रेल, बस एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो यात्रा करते हैं तो क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। तो आप समझ गए, प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, तो तृतीय क्षेत्र को ऑप्शन दिया जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए कि पूंजी के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो पूंजी के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन? पूंजी के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है? तो तीन प्रकार का। कौन कौन? तो पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, और तीसरा मिश्रित। कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इस संसाधन का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है और वह अपना निजी लाभ के लिए उपयोग करता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
कहते हैं। देखिए आप अभी से इससे इतना भी बोल सकता है, जिस संसाधन का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होते हैं उसे वादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये वाला लाइन नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, आप यहाँ इतना भी बोल सकते हैं, जिस संसाधन का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होते हैं उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रिया। अब देखते हैं समाजवाद। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? बोले जिस संसाधन का स्वामित्व बोलिए या मालिक भी बोल सकते हैं, मालिक सरकार होते हैं और वह उसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए करता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे चीन, क्यूबा। तीसरा देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? देखिए समाजवादी समझ गए ना कि जिस संसाधन का स्वामित्व बोलिए या मालिक बोलिए सरकार होते हैं और उसका उपयोग वो सामाजिक कल्याण के लिए करते हैं, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब इतना नहीं भी उसका उपयोग नहीं भी बताएंगे ना तो फिर भी सही हो जाएगा। आप इतना भी बोल सकते हैं जिस संसाधन का मालिक सरकार होते हैं उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे चीन, क्यूबा। और मिश्रित में भी आप ऐसे ही बोल सकते हैं, जिस संसाधन का स्वामित्व सरकार और निजी व्यक्ति दोनों होते हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए तो अब जिस संसाधन का स्वामित्व सरकार और निजी व्यक्ति दोनों होते हैं उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत, तो भारत में किस तरह का अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। तो आप समझ गए मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 2400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रामीण लोग ज़्यादा मेहनती काम करते हैं और शहरी क्षेत्रों से 2100 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नरेगा और मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो 100 दिनों के लिए। एक राष्ट्रीय योजना चलाया गया है जिसके अंतर्गत साल भर में कम से कम 100 दिनों तक एक वयस्क प्रत्येक परिवार में जो काम करने के योग्य हैं, जो शारीरिक स्वस्थ हैं और काम रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो उसे सरकार द्वारा साल में 100 दिनों तक रोजगार देने की व्यवस्था किया गया है। तो आपको पूछे नरेगा या मनरेगा क्या है? बोलिएगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, उसे क्या कहते हैं? मनरेगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, सतत विकास किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सतत विकास किसे कहते हैं? तो ऐसा विकास जो
टिकाऊ बना रहे, जिसका उपयोग वर्तमान ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ी के विकास के लिए भी बना रहे। मतलब ऐसा विकास जो टिकाऊ बना रहे, जारी रहे, जिसका उपयोग वर्तमान पीढ़ी ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ी के विकास के लिए भी बना रहे, उसे क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। सतत विकास कहते हैं। तो सतत विकास समझ गए, सतत विकास किसे कहते हैं? तो ऐसा विकास जो जारी रहे, जो क्या रहे? जारी रहे, टिकाऊ बना रहे, जिसका उपयोग वर्तमान पीढ़ी ही नहीं बल्कि आने वाले जो पीढ़ी हैं वो भी उसके लिए भी बचा रहे, उससे क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। जैसे हमें संसाधन को इस तरह से दोहन करना चाहिए कि अभी भी बना रहे और भावी पीढ़ी के लिए भी बना रहे। जैसे अभी एक पेड़ काटने पर 10 पेड़ लगाना चाहिए। तो आप समझ गए। तो पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया 2027 के एग्ज़ाम के दृष्टि से। अब अगला वीडियो में चैप्टर 2 पढ़ा देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।